जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपसे एक बार स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल के लिए सेट 5 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपको 2 प्रीवियस ईयर पेपर करा दिया गया है और 4 सेट जो कि इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम दोनों में है। ठीक है, तो ये सब हो चुका है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि कानपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। ठीक है, कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है ये आपको बताना है। देखिए, कानपुर जो है वह गंगा नदी के किनारे है। गंगा जो है कानपुर से 80 किलोमीटर वेस्ट है। ठीक है, 80 किलोमीटर वेस्ट में स्थित है कानपुर से। तो गंगा आपको यहाँ पर सेकंड में दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का 2 उत्तर हो गया। चलिए एक प्रश्न बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? लार्जेस्ट इंडिया। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न आपको दिया गया है, वेयर इज सूरजकुंड फेयर हेल्ड, अर्थात सूरजकुंड मेला जो है वह कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए, सूरजकुंड मेला जो है यह आपको दिल्ली के पास में फरीदाबाद है जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर लगता है, यहाँ पे मैं घूम भी चुका हूँ और ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा कुंड है। ठीक है, जो सूरज के लिए बनाया गया था, तो सूर्य कुंड के नाम से यह फेमस है। यहाँ पर क्या है, क्राफ्ट मेला लगता है। क्राफ्ट मेला प्रत्येक साल लगता है। आप कह सकते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत सारे ऐसे वास्तुकार हैं, शिल्पकार हैं जो कि हाथ से चीजों को बनाते हैं। तो वो सभी चीजें यहाँ पर लाकर बेची जाती है, दर्शाई जाती है, भारत के क्राफ्ट को दिखाया जाता है। ठीक है, और गौरवान्वित फील किया जाता है। यहाँ पर विदेशी भी घूमने आते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या जाएगा आपका? सेकेंड का फर्स्ट हो जाएगा, फरीदाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रश्न आपको दिया गया है कि बिटवीन whom did the first battle of तराइन टेक प्लेस। देखिए, तराइन का युद्ध कह रहा ना, तो तराइन के 2 युद्ध हुए थे। वैसे मोहम्मद गौरी के बारे में जब आप पढ़ोगे तो मोहम्मद गौरी के 3 युद्ध हैं, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावार का युद्ध। ठीक है, तो तराइन का जो पहला युद्ध था वह वर्ष 1191, ठीक है, 1191 ईस्वी में फर्स्ट की बात करते हैं, वह था जो कि किन के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, लीजिए, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, इनके बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी रहे। फिर इसी हार का सदमा जब मोहम्मद गौरी को लगा तो फिर उसने सेकेंड तराई का युद्ध किया और 1192 एक वर्ष पश्चात इसने फिर आक्रमण किया और यह युद्ध भी सेम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा। ठीक है, और मोहम्मद गौरी का एक और युद्ध है जो कि चंदावार का युद्ध कहलाता है। चंदावार का युद्ध, ठीक है, जो कि वर्ष 1194 ईस्वी में हुआ था और इसमें गौरी एवं जयचंद्र थे, जिसमें कि मोहम्मद गौरी विजयी रहे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के बारे में मुख्यतः ये 3 युद्ध आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है प्रथम युद्ध के बारे में? तो प्रथम युद्ध किस किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। कहाँ दिया गया? देखिए, थर्ड में है ना, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का थर्ड उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया गया कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इज बेस्ड ऑन हुज मोटिवेशन, अर्थात भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच का जो शक्ति की विभाजन है वह किससे प्रेरित है, वह कहां से लिया गया, किस देश से लिया गया? ठीक है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। देखिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कनाडा। बिल्कुल, उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया? शक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन व्यवस्था और केंद्रीकरण, जो है शक्तियों का केंद्रीकरण या फिर केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो यह आपको कनाडा से लिया गया था। ठीक है, तो उत्तर आपका 4 का 1 हो जाएगा। चलिए और भी जो बाकी दिए गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका से क्या लिया गया बताइए? तो अमेरिका से जो है वह प्रस्तावना का विचार लिया गया। सेकंड, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायिक चुनाव लिया गया था, मौलिक अधिकार था, न्यायिक पूर्णाविलोकन था। तो ये सब जो है आपको अमेरिका से लिया गया था। ठीक है,
यहाँ पर थर्ड में स्विट्जरलैंड की चर्चा की गई है। तो स्विट्जरलैंड से तो ऐसा कुछ लिया नहीं गया था, आयरलैंड से लिया गया था। तो चलिए आयरलैंड के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये पद्धति, राज्यों के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, तो इन सब की जानकारी ली गई थी। ठीक है, काफी आपके लिए। उत्तर क्या होगा 4 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पांचवा दिया गया है हु बिल्ट सांची स्तूपा, अर्थात सांची स्तूप किसने बनवाया। तो सांची स्तूप आप जानते होंगे, अशोक के बारे में बहुत सुने होंगे, अशोक ने सांची स्तूप बनवाया। चलिए मुझे ये बताइए कि अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो बिंदुसार का। किसका? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। और इसके कितने शिलालेख थे? कुल 14 शिलालेख थे। इनके 14 शिलालेख मिले थे। और ये जो 14 शिलालेख थे वह किसके द्वारा सर्वप्रथम पढ़ा गया था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसपे। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसपे। इनके द्वारा ये शिलालेख पढ़े गए थे। ठीक है, और इन शिलालेखों में जो 13वां शिलालेख था उसमें इन्होंने चर्चा किया था। क्या चर्चा किया था? कलिंग युद्ध के बारे में। ठीक है, और उसके बाद कलिंग युद्ध के पश्चात जो है अशोक के हृदय में परिवर्तन आया था। तभी तो उसने 261 ईस्वी पूर्व में 261 ईस्वी पूर्व में क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। तो ये सभी जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मैंने बताया है ना जेम्स प्रिंसपे के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न या तो आपसे ये पूछेगा, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है, या दूसरा ये पूछ सकता है कि अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसपे। ओके, तो यहाँ पर तो क्या होगा ये बताइए? 5 का फर्स्ट हो जाएगा ना, अशोक। ठीक है, आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है वेयर इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप लोकेटेड। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है ये बताना है ना। लक्षद्वीप कावारत्ती। देखिए 6 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2018 वाला, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया आपको कि कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। 26 जनवरी 2020 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है और कौन कौन है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसमें चर्चा किया है। इसका उत्तर मुझे चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में करना कि 26 जनवरी 2020 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, आशा करता हूं आप कमेंट करेंगे, क्योंकि यदि आप वीडियो की सीरीज देखते आ रहे हैं तो संपूर्ण जानकारी मैं देता जा रहा हूं और उसी जानकारियों से एक आध प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं। ठीक है, तो आप लोगों से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट चाहिए एवं इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए ताकि और भी वीडियोज आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न पे था कि लक्षद्वीप तो कावारत्ती। ठीक है, तो यहां पर देखिए उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का फर्स्ट हो जाएगा ना। अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, दमन एवं दीव, दमन। ठीक है, और सिलवासा क्या है जो कि दमन के अंतर्गत आता है। ठीक है, काफी है, आगे बढ़े। सातवां आपको दिया गया है द मेन बुकर प्राइजेस रिलेटेड टू। देखिए मेन बुकर ये 2-3 टाइप से लिखा हुआ मिलेगा आपको। मान बुकर मिलेगा, ठीक है, कहीं पर आपको मेन बुकर भी देखने को मिलेगा, मेन बुकर। ठीक है, तो ये जो मेन बुकर पुरस्कार है ये किस में दिया जाता है? ये प्राइज कहां दिया जाता है बताइए? तो ये प्राइज जो है वह उपन्यासकार को दिया जाता है, नॉवेलिस्ट को। ठीक है, तो नॉवेल किस क्षेत्र में आता है? साहित्य ना, लिटरेचर हो गया ना। देखिए उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का फर्स्ट हो जाएगा ना। साहित्य के क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। सर्वप्रथम यह 1969 में दिया गया था, 1969 में दिया गया था। और उस समय जो है यूके एवं उसके आसपास के लोगों को ही दिया जाता था। ठीक है, इंडिया में नहीं दिया गया था। लेकिन 1981 में यूके में रहने वाले इंडियन मूल के सलमान रशीदी, ठीक है, सलमान रशीदी को मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो मिडनाइट चिल्ड्रेन। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रेन, इस पुस्तक की रचना के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, फिर वर्ष 1997 में दिया गया अरुणजीत राय को, जो कि भारतीय मूल के थे और इन्होंने पुस्तक लिखा था द गॉड ऑफ स्लम थिंग्स, इसके लिए दिया गया था। फिर उसके बाद 2006 में, ठीक है, 2006 में भी दिया गया किरण देसाई को। किस लिए दिया गया था? द इनहेरिटेंट ऑफ लॉस, इसके लिए दिया गया था। और फिर लास्ट में अभी सबसे लास्ट जो है 2007 में दिया गया था। उसके बाद जो है
मैन बुकर पुरस्कार जो है भारतीय को नहीं दिया गया है। और सबसे लास्ट वाले हैं आपके अरविंद अडिग। अरविंद अडिग जो है द व्हाइट टाइगर नामक एक पुस्तक लिखे थे, उन पुस्तक के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, ये भारतीय हैं और भारतीय मूल के 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको की मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो 7 का उत्तर क्या आ जाएगा? 7 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। शुरुआत कब हुई थी? 1969 में, और पहली बार पीएच न्यूबिले को दिया गया था। ठीक है, जो कि यूके के थे। जानकारी काफी है ना? चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर आपका जीके खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और रीजनिंग का प्रश्न होगा 4-5, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है ABC is written as 6, RAB is written as 36, a sign language 10, what will be the written for CDE? देखिए कैसे लिखा गया, ABC को 6 लिख दिया गया। कैसे लिख दिया गया? या तो पोजीशन ऐड किया या पोजीशन को मल्टीप्लाई किया। दोनों कंडीशन देख लेते हैं। तो पोजीशन फर्स्ट पे आता है, ये सेकंड पे आता है, ये थर्ड पे आता है। बिल्कुल 6 सही है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1 into 2 into 3 equals to 6। यहाँ पे तो दोनों कंडीशन मैच कर रहा है। चलिए अगले वाले में देख लेते हैं कौन सा कंडीशन फेल होता है। यहाँ पर RAB दिया गया है। ठीक है, तो R किस पोजीशन पे आता है? 18 पे ना, +1 प्लस B किस पे आता है? 2। क्या ये 36 हो पाया? नहीं ना, ये 36 के बराबर हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये 18 into 1 into 2 अर्थात 36। यहाँ पर ये मैच किया, अर्थात यहाँ भी ये वाला कंडीशन लिया गया, प्लस वाला कंडीशन नहीं लिया गया। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है किसके साथ? CDE के साथ। तो ले लीजिए भैया CDE लिख लीजिए, CDE। C का पोजीशन 3rd, D का पोजीशन 4, E का पोजीशन 5, 3 into 20 equals to 60। 60 ढूंढिए कहाँ दिया गया? ये आपके 8 के 2 में दिया गया है, तो 8 का 2 उत्तर हो गया। है ना मजेदार प्रश्न? देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में तो दोनों कंडीशन सही हो गया, लेकिन सेकेंड वाले में हुआ नहीं ना। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लिया गया। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है, जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्यायवार नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है। ठीक है, चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है। व्हाट्सएप करें या फिर आप studyandupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा। ठीक है, 9 आपको दिया गया है, इफ द लेटर ऑफ वर्ड ब्रेक्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम विल बी रिमेन अनचेंज्ड। चलिए देखते हैं। प्यारा कि ब्रेक जो लिखा गया है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिए। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या आता है? ए बी सी से लेकर जेड तक, यही होता है ना आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इसी में लिखना है। चलिए
BRAKES। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले ए आएगा ना, तो सबसे पहले ए लिख दिए, फिर उसके बाद बी का पोजीशन तो चेंज नहीं हुआ, बी तो वैसे ही आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, फिर पोजीशन चेंज किसका होगा, ई का हो जाएगा ना, क्योंकि ई को आगे आना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए किसका पोजीशन चेंज करना पड़ रहा है, के का, क्योंकि ई के बाद के आएगा, फिर आर लिख दीजिए, फिर एस लिख दीजिए। अर्थात इसमें 3 ऐसे अल्फाबेट हैं जिनके ऑर्डर चेंज हो रहे हैं। यदि इनको हम अल्फाबेटिकल टर्म में लाएं तो उत्तर कितने हो गए, 3 ना, तो 9 का सेकंड उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़े। 10 प्रश्न कह रहा है कि x जो है वह y की माँ है, ठीक है, x माँ है किसकी, y की। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन बन सकता है, या तो या बेटा होगा या ये बेटी होगी, तभी तो x माँ होगी y की, है ना। फिर कहता है y इज नॉट सन ऑफ x, y जो है वह बेटा नहीं है, तो बेटी को कट कर दीजिए। क्या मिला, बेटी मिला ना। बेटी को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, पुत्री, ठीक है, डॉटर। कहाँ दिया गया है पुत्री, ये आपके सेकंड में दिया गया है, तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए। 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न, और इसको मैं चुटकी में सॉल्व कर दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ए बी सी इक्वल्स टू 35 डिग्री, ए बी सी, अर्थात ये वाला जो है 35 डिग्री। फिर आपसे क्या पूछा, एंगल PCA, PCA यही पूछा है ना, ये अंदर वाला, पूरा नहीं अंदर वाला, बस इतना पूछा है आपसे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये क्या है, राइट एंगल है ना। यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। एंगल ACB जो है 90 डिग्री है, और ये दो जीवाओं का मिलान बिंदु है, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या करो, इस एंगल को निकाल लो, ये निकाल लो। तो यहाँ पर एंगल BAC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 35, यही हो जाएगा ना, इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा बताइए, 125 ना, इक्वल्स टू 55 डिग्री। अर्थात ये एंगल आपका 55 डिग्री निकल कर चला आया। अब आपसे ये अंदर वाला पूछा गया था, निकल जाएगा, बताइए। यहां पर क्या है कि AP और PC दोनों क्या है, रेडियस, और जब रेडियस है तो ये इसके बराबर होगा, तो ये जब इसके बराबर होगा तो इसके बेस का एंगल इसके बेस के एंगल के बराबर होगा, तो जब ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री हो गया। कितना आसान था, है ना। तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ठीक है। बस प्रश्नों को घुमाया जाता है, यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं तो प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है, कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। ओके, आगे बढ़ें। अब देखिए प्रश्न आपको दिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन हैविंग साइड 2√3। देखिए साइड की बात की गई ना, साइड इक्वल्स टू 2√3। भैया हिंदी वाले समझ लो, हेक्सागोन मतलब क्या होगा, समषट्भुज। तो ये जो रेगुलर हेक्सागोनल हैं, जिनको कि हिंदी में समषट्भुज बोला जाता है, ये क्या होते हैं, 6 इंटू क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ये 6 समबाहु त्रिभुज के बने होते हैं। तो यहां पर सिंपल सी बात है, 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो 6√3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो 2√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, ये काटिए 3 ये 2, अर्थात 3/2 इंटू ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। बताइए ये क्या हो गया आपका, एक 2 से एक 2 काट दीजिए, ठीक है। क्या हो गया, 3√3 इंटू 2 3 जा 6 इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 3 जा 18√3 वर्ग सेंटीमीटर निकल के चला आया। 18√3 आपके 12 के फर्स्ट में दिया गया, तो 12 का फर्स्ट उत्तर हो गया। था ना मजेदार, कॉन्सेप्ट घुमाया जाता है बस, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो मिनट में सॉल्व, अन्यथा फंसते रह जाओगे, शॉर्ट ट्रिक ढूंढते रह जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 13 कहा जा रहा है
The area of trapezium is 1440 square meter. The distance between the parallel side is 24 meters. If the ratio of parallel side is 5:3, then the length of the larger parallel arm will be. अर्थात देखिए यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज की बात की गई है जिसका क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। इसकी हाइट जो है वह 24 आपको दे दिया और कह रहा है कि इसके जो समांतर भुजाएं हैं उसका अनुपात जो है वह 5:3 है। तो अनुपातिक राशि यदि हम x मान लें तो यह आपका 5x, ये आपका 3x। अब भैया बस फॉर्मूला है उसमें पुट कीजिए, प्रश्न आपका सॉल्व। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा क्या क्या हो गया? 5x प्लस 3x, ये होगा ना। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आपके 1440 के बराबर हो जाएगा। चलिए 1/2 इंटू हाइट कितना है? 24 ना, 24 डाल दीजिए इंटू क्या हो गया? 8x इक्वल्स टू 1440। ये 12 टाइम्स में और 12 से काटिए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 120 कट गया। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या हो गया? 120/8, 4 3 12, 4 दूनी और ये 15, x इक्वल्स टू 15 निकल के आ गया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि बड़ी समांतर भुजा, देखिए रेशियो में क्या है, बड़ा वाला तो 5x है ना, तो 5 इंटू 15 इक्वल्स टू 75 मीटर। कहां दिया गया 75 मीटर? 13 के फर्स्ट में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का फर्स्ट उत्तर हो जाएगा, है ना मजेदार। आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, इफ अ क्लॉक स्टार्ट रनिंग एट 12 PM, then at what angle will the clock hour needle rotated at 3:45 PM? अर्थात 12 बजे से चलना प्रारंभ किया और 3:45 बजे के बीच जो है घंटी वाली सुई कितना घूमेगी। चलिए इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में डाल देते हैं। यदि एक वृत्त है और इस वृत्त में एक कांटा घूम रहा है तो कितना घूमेगा? होल कितना होता है? 360। ठीक है, ये 360 होता है। तो कुल एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट ना। या फिर कह लीजिए कि जैसे यहाँ पर 12 है और 1 है, तो इनके बीच कितने खाने हो गए? 5 खाने हो गए। या तो आप 5 खाने कह लीजिए या इनको मिनट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 360/60 इक्वल 6 डिग्री। अर्थात 1 मिनट या एक खाने में क्या है? 6 डिग्री घूमती है, यही है ना। अब चलिए एक घड़ी बनाते हैं भैया, लीजिए भैया थोड़ा सा गोलाकार, और देखिए ये रहा आपका। ठीक है, चलिए अब घड़ी बनाने में मजा आएगा। यहाँ पर हो गया आपके 12, यहाँ पर हो गया आपके 6, यहाँ पर हो गया आपके 3, यहाँ पर हो गया आपके 9 और ये आपकी ये सुई। तो कह रहा है 12 से चलना शुरू किया था, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया और 3:45, तो 3:45 का मतलब होगा 3 से थोड़ा सा ज्यादा और 4 से कम, इतना एंगल घूमा घंटे वाली सुई। तो ये कितना घूम गया ये बताना है। देखिए 12, 1, 2 और 3, 1 2 3, अर्थात 3 गुने 5 इक्वल्स टू 15 खाना तो ये घूम चुका है। ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन 3 बजे के बाद कितना खाना घूमा, क्या आपको ये आइडिया है? नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, 15 खाने का तो पता है, 15 इंटू 6 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक खाना बराबर प्रत्येक मिनट हो गया, तो 15 इंटू 6 डिग्री ये आपका निकल के आ गया। प्लस अब हमें क्या है कि ये जो 45 मिनट है इसका पता नहीं है, तो क्या करते हैं इसको घंटे में कन्वर्ट करते हैं। तो 45 बाय में क्या हो जाएगा? 60, घंटे में कन्वर्ट हो गया। अब एक घंटे में 5 खाना और 5 खाना 6 डिग्री के बराबर है ना। बताइए कितना हो जाएगा? ये आपका 90 निकल के आ गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ये देखिए ये कट गया 12 टाइम्स में, ये कट गया 2 टाइम्स में, इसको काटिए 22.5 निकल के आ गया। इसको ऐड कीजिए, ओके 112.5 डिग्री ये घूमा। पता चल गया आपको? बहुत ही आसान है। यदि कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 112.5 डिग्री
आपके 14 के सी में दिया गया है, या थर्ड कह लीजिए, तो थर्ड उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि फंस सकते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 बहुत ही मजेदार प्रश्न। क्या आपको पता है cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। बस प्रश्न सॉल्व हो गया, क्योंकि यहां पर क्या बनेगा, हमें कह रहा है कि cos 0 से हम लोग cos 180 तक गए। अब cos 0, cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, ठीक है, ऐसे करके जा रहे हैं। तो यहां पर क्या करते हैं कि cos 1 प्लस cos 179 का पेयर बना दिए, ये क्या हो गया, cos 180 हो गया। फिर देखिए cos 2 प्लस cos 178 का पेयर बना दिए। इसी प्रकार जब पेयर बनाते जाएंगे तो कौन कौन बच जाएगा? बच जाएगा cos 90, ठीक है, और कौन बच जाएगा? cos 180 डिग्री। अब आप जानते हैं ये भी आपका cos 180 हो गया, ये भी आपका cos 180 हो गया, अर्थात जितने भी टर्म, ठीक है, होंगे वह cos 180 हो जाएंगे। तो cos 180 का वैल्यू -1 इंटू -1, ऐसे करते करते cos 89 तक वो आएंगे, ठीक है। चलिए कितने भी आए, यदि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू 1 आएगी। मुख्य जो है आपका यहाँ पर है cos 90 = 0 हो जाता है और cos 180 = -1। यदि इन टर्म को हम गुना करें तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना, सारी मेहनत 0 हो जाएगी। तो उत्तर क्या हो गया 15 का? थर्ड उत्तर हो जाएगा ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, ठीक है, और बच्चे फंसते हैं तो कृपया समझ लेना। आगे बढ़े। 16 लिमिट दिया गया है, बहुत ही बेहतर प्रश्न ये भी है। यहां पर दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू -2 x + 2 by x³ + 8। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a³ + b³ क्या होता है? a + b इंटू a² - ab + b²। यदि आपको ये आइडेंटिटी याद है तो प्रश्न हो गया भैया सॉल्व। चलिए लिमिट x टेंड टू -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 2, और ये देखिए एक तो आपका x³ दे रखा है और 8 किसका हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा ना, तो 2 का क्यूब, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऊपर वाला तो भैया वैसे ही रहेगा, नीचे वाले को इस टर्म में तोड़ दो, तो क्या आएगा x + 2 इंटू x² - 2x + 4। इससे आपका ये कट गया, क्या बच गया? 1/x² - 2x + 4, ये बच गया ना। हम जानते हैं x बिलोंग्स टू 2, तो x की वैल्यू डाल देंगे, इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2² - 2² लिख देता हूं। शायद बहुत बच्चे होते हैं जिनको की समझ नहीं आता, यदि मैं एक भी स्टेप मिस कर दूं तो। ये आपका क्या हो गया बताइए, 2² क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 4 प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और प्लस का 4 इक्वल्स टू क्या निकल के आया 1/12। है ना मजेदार प्रश्न, और आएंगे एग्जाम में ऐसे प्रश्न, इसलिए करके जाना, ठीक है। तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा ना। इन सब के नोट्स डाल दिए गए हैं पीडीएफ के रूप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, कुछ मूल्य है, पे कीजिए और प्राप्त कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए तभी काम बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 17 दिया गया है और थोड़ा सा लेंथी प्रश्न दिया गया है। एक बार मैं फिगर समझाता हूं आपको। उन्नयन कोण की बात की गई है और दो कोण है 45, 60, ठीक है। यदि मीनार की चोटी ये है, उससे भूमि पर देखे तो पहले बना कितने का? 45 डिग्री का। फिर यहां से चलना प्रारंभ किया, 20 मीटर चले तो यहां से बन गया आपका 60 डिग्री का। ये मान लो भैया x, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका 20 मीटर। तो क्या पूछा? हाइट ही पूछ रहा है ना, मीनार की ऊंचाई ना, तो वह निकालना है। थोड़ा लेंथी जरूर हो जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, 10 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h/20 जितना चला और प्लस में x, क्योंकि बेस की पूरी दूरी तो यही है ना, बेस 20 + x है ना, ये डाल दे, है ना। और 10 45 इक्वल्स टू 1 होता है, 1 इंटू 20 + x इक्वल्स टू h हो जाएगा। तो h बराबर क्या निकल के आया? 20 + x। ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब आपको क्या है कि दूसरा एंगल दिया गया है 60 का, सिमिलर 10 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
h और बाय में क्या है, एंगल यही बन रहा है ना, तो यहां से यहां तक x हो जाएगा बाय x। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, h बाय tan 60, h बाय क्या हो जाएगा √3, tan 60 इक्वल्स टू √3 होता है ना, ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको x इक्वल्स टू h बाय √3 पता है, जो कि सेकेंड इक्वेशन है, तो h निकाल सकते हो ना, h क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू 20 प्लस x, दैट्स इक्वल्स टू 20 प्लस x का वैल्यू h बाय √3। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो देख लीजिए, h इक्वल्स टू 20 प्लस h √3। क्या करते हैं, इस h को उठाकर इस तरफ ले आते हैं, लिए सफल करते हैं इसको, तो ये हो गया h माइनस h बाय 3 इक्वल्स टू 20। क्यों किए हैं ये रीजन भी आप जान जाओगे जस्ट। अब यहां से h कॉमन कर लीजिए, h कॉमन किए तो 1 माइनस 1 बाय 3 इक्वल्स टू 20। बस इसी वजह से किए ताकि यहाँ पर 1 आ सके, और 1 आ जाएगा तो इंटीजर वैल्यू आ गई, फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये √3 है, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक, प्रश्न गलत हो जाएगा। चलिए अब क्या हो जाएगा, h इंटू √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 20। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू देखिए 20 इंटू √3 ऊपर चला गया तो √3 और बाय में क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। अब जब आपके पास ये है तो रेशनलाइजेशन याद है आपको, परमैकरण पढ़ा होगा आपने, परमैकरण कर दो, √3 यहाँ पर माइनस है तो प्लस 1, √3 प्लस 1, बताइए क्या हो जाएगा 20, और ये देखिए √3 इंटू में √3 है तो ये हो गया 3 प्लस √3, और बाय में क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया a का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 23 प्लस √3 बाय में 2, काटिए 10 टाइम्स में, इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस √3 आ गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 17 का 4 उत्तर हो जाएगा, है ना मजेदार। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो यदि आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो तो इन सब प्रश्नों को कर जाना, 12th बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर, जो कि दोनों माध्य मध्यिका से है। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है, इफ द मीन ऑफ 5 नंबर x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 इक्वल्स टू 15। भैया मीन क्या होता है, सम ऑफ द नंबर बाय टोटल नंबर। तो भैया इनको सम कर दो ना, 1 2 3 4 5, अर्थात 5x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 6 प्लस 4 10 5 15, यही होगा ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, इन 5 का मीन क्या है 15, बताइए अब क्या हो जाएगा, 5x प्लस 15 इक्वल्स टू 75। तो 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 75, ये इस तरफ आ गया तो माइनस 15 इक्वल्स टू 60, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60/5 इक्वल्स टू 12 निकल के आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, प्रथम तीन संख्या ना, प्रथम तीन संख्या अर्थात 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13, द्वितीय संख्या 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14, तृतीय संख्या 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15। ये तीन संख्याएं हो गई, और इन तीन संख्याओं का क्या निकालना है माध्य ना, तो 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 3 इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए 42 बटे 3, 14 आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, तो 18 का थर्ड उत्तर हो गया, है ना मजेदार। आगे बढ़े, 19 आपको दिया गया है, x बराबर ये है और यहाँ पर ये 10 है। चलिए मैं थोड़ा इसको ठीक कर देता हूँ, ये आपका x और f दिया गया है। मीन निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, सिग्मा ऑफ f, तो सिग्मा ऑफ f कीजिए 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 30 निकल के आया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई 6 16 10 18 35 32 27 70, यही है ना 6। अब इन सबको जोड़ दो, 6 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 27
प्लस 32 भी प्लस 70। इन सबको सम करो, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 214 निकल के आया। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, माध्य ना। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 214 बाई 30। काटिए 7.1 में कट जाएगा। ठीक है, तो 7 पॉइंट आपके 19 के थर्ड में दिया गया। उत्तर क्या हो गया, थर्ड हो गया ना। अच्छे प्रश्न थे, आगे बढ़े। 20 आपको दिया गया, a coin is tosses 3 times, what is the probability that head and tail come in alternate order। ठीक है, एक सिक्का को 3 बार उछाला गया और हेड और टेल जो है, ठीक है, चित्त और पट जो है वह एकांतर क्रम। तो क्रम टोटल कितना हो गया 2, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2d3 इक्वल्स टू 8, 2 by 8 इक्वल्स टू 1/4। 1/4 आपके सेकंड में दिया गया है, तो 20 का उत्तर सेकंड हो गया। ठीक है, जो फेवरेबल आउटकम है पाई टोटल आउटकम निकल गया, है ना। चलिए आगे बढ़े। वैसे ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा, हेड हेड हेड, ठीक है, फिर हेड टेल हेड, कुछ ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 जो है एक इक्वेशन है, उसका एक फैक्टर x प्लस 3 है। तो भैया गुणनखंड फैक्टर लगाओ और k निकाल दो। गुणनखंड फैक्टर में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन करने पे इतना आना चाहिए और एडिशन करने पे k के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर एक फैक्टर तो आपको दे दिया x प्लस 3, तो 12 से यदि हम भाग दें 3 से तो 4 आता है, यही निकल गया 4, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब पूछ रहा k की जगह क्या आएगा, k की जगह बताना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा ना। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पे 12 आना चाहिए और सम पे k के बराबर होगा, तो 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। 7 आपके 21 के सेकंड में दिया गया है, तो 21 का सेकंड उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 22 आपको दिया गया है, यदि a इक्वल्स टू 1 0 -2 2 -3 एंड 4 है, तो 2x प्लस 3a इक्वल्स टू 0 कब होगा, कब सत्य होगा, 2x प्लस 3a इक्वल्स टू 0 सत्य करना है। 2x प्लस 3a, a कितना भैया 1 0 -2 2 -3 4 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 3 0 -6 6 -9 12 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू -3 0 -6 6 -9 12। चलिए इस 0 को हटाइए। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, 3/2 -0 6/2 -6/2 9/2 -12/2। क्या निकल के आया, देखिए ये आपका 3/2 -0, तो -0 या +0 बात बराबर होता है, तो 0 कीजिए। ये 3, ये आपका -3, ये आपका 9/2, ये आपका -6, और ये भैया माइनस वाला है। ठीक है, यहाँ माइनस, ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है। चलिए -3/2 ढूंढिए, -3/2 0 3 -3/2 -3/2 0 +3 है, -3 है तो +3 होना चाहिए, ये भी -3 है, +3 3 -3/2 ये गलत है, यहाँ पर -3/2 0 ओके, और -3 9/2 ये बिल्कुल सही। ठीक है, तो 22 का डी उत्तर हो गया। देख लिया आपने, ऐसे ही आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना है। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहां पर ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं, इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी अपडेट्स के नाम पे है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है। ठीक है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट
नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दी जाती है ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक भी मिस ना हो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला। तो उन्हीं सब वजह से यह बनाया गया है ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें। जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें होती हैं, वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की? यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप जाकर आसानी से उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है, जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप पीडीएफ के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो और वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है, ठीक है। तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 डिवाइड 1/2 प्लस? बहुत ही आसान है ये प्रश्न, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो सर आप ही बता दो। चलो बता ही देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा और आप लोगों ने क्या कमेंट किया है, सर आप ही बता दो। तो उससे अच्छा है मैं यहाँ पे मैं ही बता देता हूँ, जो जीके में पूछा है वही बता देना, एक्स्ट्रा वाला प्रश्न, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है 2 डिवाइड बाय 1/2, 2 इंटू 2/1, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1/3 इंटू 1/4। चलिए ये आपका 4 प्लस ये कट गया 1/2 प्लस 1/12, ओवरऑल 12 चलाएगा, 12 इंटू 4 प्लस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 48 प्लस 7/12, 55/12। तो बताइए उत्तर क्या हो जाएगा, 4:7/12, 4:7/12, 4:7/12 आपके डी में दिया गया है। तो 23rd का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 24 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर दिया गया है पाई इज अ इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही, पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा आपको दिया गया है 22/7 इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही, यह एक परिमेय संख्या है। -1 इज द बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपको दिया गया है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, भैया यहाँ पर 2 होना चाहिए। 3 तो है विषम वाला, 2 है सम वाला और सबसे छोटा 2 है प्राइम नंबर में, अभाज्य संख्या में। उत्तर यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, इसलिए 4 उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, और यदि किसी बच्चे को 50 प्रैक्टिस सेट्स खरीदने हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पर आपका आखिरी प्रश्न 25 दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 sin ax sin bx। बहुत ही आसान है, बस एक फॉर्मूला आपको याद होगा, sin x by x इक्वल्स टू 1। हमें ऐसी वैल्यू लानी है, काम खत्म। तो क्या करते हैं, अंश में ax से गुना भी कर देते हैं और भाग भी कर देते हैं। तो sin ax by ax इंटू ax, ठीक है। अब देख लीजिए नीचे वाला, इसमें सेम bx से गुना भी और भाग भी कर देते हैं, sin bx by bx इंटू bx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इनमें देखो ये कॉमन है, ये काट दो, तो ये क्या हो गया बताओ, ये आपका sin ax by ax by sin bx by bx, और ये आपका आ गया a by b मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया ना, यदि हमारा sin x by x और लिमिट टेंड्स टू 0, क्योंकि लिमिट यहां पर दिया है 0, ठीक है, यहां भी यदि हम लिमिट लगाते हैं x टेंड टू 0 और लिमिट x टेंड टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 आ गया ना। तो ये वैल्यू पूरा 1 बटे ये वैल्यू पूरा 1 इंटू a बाय b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a बाय b निकल के चला आया। देख लिए कितना आसान था, देखने में हार्ड लग रहा था, प्रश्न 1 से 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। बस ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट 10th 12th
यही काम आता है और इसी पे आप जॉब ले जाते हो। तो इसलिए तैयारी पूर्ण करो, नोट्स वगैरह चाहिए तो जाइए, कुछ मूल्य खर्च कीजिए और हासिल कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ए बाई बी आपके फर्स्ट में दिया गया है, तो 25 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मॉक टेस्ट जो है वो आप लोग के लिए फ्री आएगा और वो फ्री अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिन जिन बच्चों को मॉक टेस्ट लगाना है जाइए मॉक टेस्ट दीजिए। फर्स्ट सेट का मॉक टेस्ट तैयार है। ठीक है, जो फर्स्ट सेट मैंने कराया है उसका मॉक टेस्ट तैयार है, तो जितने बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा फिर वैसे वैसे मॉक टेस्ट भी डाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।